हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 10 टर्म 2 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि कार्बन वो इकलौता ऐसा एलिमेंट हमारे सामने पीरियोडिक टेबल में दिखता है जिसकी अपनी खुद एक हिस्ट्री है और खुद उसकी अपनी एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे कंपाउंड्स और काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। यूँ समझिए कि अगर आप कार्बन को प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो इट मीन्स आपने ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत हद तक समझ लिया है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं कार्बन के उस यूनिक परिचय को बताते हुए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैं फटाफट प्रयास करूंगा कि इस सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ बता सकूं और इसके लिए क्वेश्चंस की अलग एक सीरीज होगी, वहाँ मैं आपको अलग से बताऊंगा और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको साथ ही साथ जरूर कराऊंगा मैं। तो यहाँ पर एक पूरे पैराग्राफ में एक बात कही गई है कि एक बच्चे से कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण 10 चीज़ें हैं उसको आप एक जगह इकट्ठी कर लें, उसकी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ों से वो बना हुआ है और फाइनली जा करके आप अपने टीचर से उसको डिस्कस करें कि उसकी जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या रोल है। दूसरी चीज़ें ये है कि कार्बन की परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.02 और 0.03 के बीच में ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में आपको दिखता है। आपको पता होगा इस विषय में भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, जिनमें से अगर हम विनेगर की बात करें तो वो भी, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें वो भी, और ऐसे ही करके तमाम इथेनॉल मिथेनॉल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है और वो कहीं ना कहीं कार्बन की एक कंपाउंड है। अब सवाल उठता है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के विषय में। कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट के पास जो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 होती है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, सामने वाले को ऑक्टेट प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऑक्टेट क्या होता है? ये भी बड़ा सिंपल है कि कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेटल्स वो होते हैं जो नॉन मेटल्स को हेल्प करते हैं उनके ऑक्टेट को अचीव करने में। ये बात खत्म होती है। अब सवाल उठता है कि जब इसकी वैलेंसी 4 है, ये टेट्रावैलेंट है, तो ये क्या करता होगा? लूज करता होगा कि गेन करता होगा? तो देखिए दोनों ही स्थिति इसके लिए बड़ी विकट पड़ जाती है। इसलिए कार्बन के अंदर में आप एक चीज पढ़ते हैं और वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन से जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऐसा इसलिए कि दोनों को जरूरत है। सही है? आप इस चीज को सुने होंगे आप लोगों ने, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब Na+Cl- जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि NaCl के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा मतलब मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड? तो आपका जवाब होगा आयनिक बॉन्ड। लंबी चौड़ी इस पे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आयनिक बॉन्ड इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है, वेराज अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इसीलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ना काफी आसान होता है, हालांकि कुछ अपवाद के विषय में। अब चलिए कुछ बात करते हैं इनके प्रारूप की। कार्बन के जो मुख्य प्रारूप के तौर पर देखा जाता है वो हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को देखते हैं। दोनों ही एक तरह से अपवाद है। जब हम लोग मेटल नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि जब आप ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा, पिछली क्लास से आप लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो करंट को कंडक्ट करता है। वेरस हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं मेटल्स की अपेक्षा जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इजीली उनको ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग इस चीज़ को आगे देखते हैं तो डायमंड की बात आती है। डायमंड वर्ल्ड में क्या कहें पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट के तौर पे आप एलोट्रॉप के तौर पे आप जान सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एलोट्रॉप्स हम किसे कहते हैं? तो एलोट्रॉप्स का मतलब होता है प्रारूप, यानी किसी चीज़ के मुख्य रूप। अगर मैं कहूँ मेरे 2 संतान हैं तो मेरे 2 एलोट्रॉप्स हो गए, तो मुझसे जुड़ी जो चीज़ें जिसमें मेरा अंश हो वो जो बन जाए उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ये मुख्य परिचय था। अब यहाँ पर आप देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया गया है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सिंपली होता है जब 2 एलिमेंट एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और बिल्कुल रेडी तरीके से तैयार होते हैं, दोनों का नेचर लगभग एक जैसा होता है, ऐसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो चलिए ये सारी कहानी उसमें है। बहुत डिटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीजें आपको पिछली क्लास की
डील की गई है कि द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज हाइड्रोजन, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, hence hydrogen has one electron in its k cell and it requires one more electron to fill the k cell, so two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen. This allows each hydrogen to attain the electronic configuration of nearest noble gas. उसी प्रकार से मतलब कहने का मतलब है कि अभी आपसे पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह की बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब क्यों है, जिस स्थिति पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो पहला सेल है के सेल है, एज पर नील बोर्स थ्योरी 2n² फॉर्मूले के हिसाब से जो पहला के सेल था उसकी ज़रूरत होती थी 2, और चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इस वजह से उसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और उसको स्टेबल होने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये दूसरे नियरेस्ट हाइड्रोजन से लेकर के अपने आप को स्टेबल करेगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हम लोग जो देख रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दिखाई गई हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मतलब समझ लीजिए, वैलेंसी से इसका बहुत हद तक ताल्लुक होता है उसके बॉन्डिंग का। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है मोनोवैलेंट होता है, इस वजह से उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो उसमें डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह से जब हम किसी अन्य एलिमेंट की बात करते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है, तो उनकी अगर उस एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई बॉन्ड कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पहले में जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तीसरे में हम लोग कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्राई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही चीज है। तो इस प्रकार से अब आप कहेंगे कि सर जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें कहेंगे तो इसके लिए कोई शब्द नहीं बनाया गया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है यह आपके सामने में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का परिचय दिया गया। एक छोटी सी परिभाषा के तौर पे अगर देखें तो मैंने इससे पहले जो इसके लिए एक वीडियो बनाया था उसमें इसी प्लेलिस्ट को मैं आपको ऊपर में एक लिंक दूंगा, जिसके जरिए आप नील बोर के KLMN की थ्योरी जो थी उसको आप रिकॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से सेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे इस चैप्टर में। ये देखिए अब आगे आपके सामने वही एलोट्रॉप्स की बात आ गई। अब इसमें क्वेश्चन आपसे उठ सकता है कि क्यों डायमंड इतना हार्ड है और क्यों ग्रेफाइट उसके अपेक्षा उतना हार्ड नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज होती है कार्बन कार्बन में आप यहां पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है और ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है। आप देख रहे होंगे बड़ा पैक स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये कहूं कि मेरी बॉडी कई हजारों लाखों करोड़ों सेल से बनी है और हर सेल एक दूसरे को यूं पकड़ के बैठा हुआ है, तो जब एक सेल दूसरे सेल से एकदम बिल्कुल पैक होकर के बैठेगा तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगी वो काफी सॉलिड होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन में एक जो अरेंजमेंट है वो काफी एक दूसरे से बहुत क्लोजेस्ट है, बहुत पैक्ड अरेंजमेंट है। इस वजह से डायमंड जो होता है वो काफी हार्डेस्ट होता है। वेराज आप ग्रेफाइट को आप देखिए, इसमें आप काफी सारी चीजों का अंतर आप दोनों में समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ द एलिमेंट carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. यानी वही बात आ गई, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अंतर सिर्फ उनके अरेंजमेंट का है, जिस तरह से वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं इसकी वजह से उनका स्वभाव बदलता है। अभी आप देखिए ये हॉल है, मैं अकेला घूम रहा हूं तो खाली 100 लोग खड़ा कर दूं तो क्या कहूंगा, काफी पैक है। जब मैन टू मैन एक दूसरे से आदमी खड़े हो जाएंगे तो कहते हैं ये देखो एक बड़ी लंबी सी क्यू दिख रही है। तो यानी कि कहने का मतलब है हम जिस तरह से चीजों को अरेंज करते हैं उस हिसाब से वो चीजें अरेंज होती है। कार्बन कार्बन में डायमंड के जो कार्बन एक दूसरे से होते हैं वो काफी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। वेराज ग्रेफाइट में आप देखेंगे, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ईच कार्बन इज एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से अटैच है। फिर जाहिर सी बात है वो 4 16 से होंगे, फिर वो 4 किससे होंगे, 16 से होंगे, क्योंकि अगर एक 4 से अटैच है तो 4 16 से अटैच होंगे, फिर वो 16 64 से अटैच होंगे। ये बढ़ता चला जाएगा, यानी प्रत्येक अगले 4 से। और जब इसी चीज को हम लोग देखते हैं तो ये पढ़ते हैं हम लोग कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे सामने दिख रहा है, ये एक 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है। जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें हर कार्बन एटम जो होता है वो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। कितने से, 3 से, ये 4 से या 3 से। तो इसमें भी आपको समझ में आ गया कि कौन ज्यादा डेंस होगा, ये ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है।
तो जो ज्यादा डेंस होगा वो ज्यादा सॉलिड होगा। सिंपल सा फंडा है ना। अगर हम वाटर की डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइस। क्या बन जाता है? तो आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। तो जब कार्बन कार्बन में डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो सॉलिड हो जाएगा। इस वजह से डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। अच्छा, हालांकि बच्चों अगर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। हर चैप्टर को मैं 3 तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। पहला वो चैप्टर को रिप्रेजेंट करूंगा एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई की सरल भाषा में, दूसरी मेरी अपनी स्लाइड जिसमें मेरी भाषा में, और तीसरी वो स्लाइड जिसमें तमाम जो बड़े राइटर्स की बुक है उसकी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके, बोर्ड के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके भविष्य में सीएचएस के एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, लेकिन 11-12 में जो भी आपकी बेस आपके चैप्टर से बनेगी मैं उसको भी कवर अप करूंगा एट द सेम टाइम। फिलहाल ये 30 दिन की सीरीज में मुझे साइंस खत्म करना है, इस वजह से मैं आपको हर चैप्टर के कई ऑप्शंस दूंगा। फिलहाल आप मेरे 30 डेज चैलेंज में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। तो अब हमारे सामने कुछ प्रश्न आता है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द फॉर्मूला CO2। इसको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जब किसी चीज के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि बॉन्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तय है। ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर। अगर हम इसको डॉट में करें तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा डॉट। फिलहाल इसने पूछा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम CO2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑक्सीजन को ऑब्वियसली डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ये होगा आपका, इसको 2 रिक्वायरमेंट होगा, और एट द सेम टाइम यहां भी ऑक्सीजन होगा तो इसको भी 2 रिक्वायरमेंट होगा। तो ये यहां से आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ये एक आपका ये बॉन्ड बना लेगा और ये आपका एक ये बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया आपका CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ जगहों पे आप इसको ऐसे कटा हुआ भी पाते हैं, एट द सेम टाइम वो चीजें सही है, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। ये आप उसको काट करके बना सकते हैं। कार्बन ने दोनों तरफ से ऑक्सीजन को अपना कर लिया, डॉट में एक दूसरे से उन लोगों ने अटैच कर लिया, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल है। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मीथेन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, CH4, हम चारों ओर हाइड्रोजन लगाते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा मीथेन का जनरल स्ट्रक्चर। इसी को कह दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये जो आप यहाँ पर बॉन्ड्स के लिए जो लाइन को देख रहे हो, इस लाइन को आप डॉट में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे आप? डॉट में, और कुछ नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। आपको भी पता है कि ये रिंग जैसा बनाता है, ऐसे करके आप देखेंगे इसमें टोटल 8 होते हैं। तो ये 8 तरफ से ये अपना पैक करता है, क्योंकि हम लोग वास्तविकता में जो सल्फर को हम लोग जानते हैं, the 8 atoms of sulfur are joined together in a form of ring। ये एक अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर हमारे सामने बन करके आता है, जैसा कि आप इसको देखेंगे। वैलेंसी की वजह से ना भाई, 8 है तो चारों ओर से पैक हो गया, 2 2 2 2 पैक हो गया ना। तो कहीं ना कहीं ये जब स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे अगर सल्फर को हम लोग जाने, सल्फर को हम लोग कितना जानते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 16। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 16। कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका हम लोग करते हैं तो 2 8 and 6, सो इट इज रिक्वायर्ड 2। इसकी 2 रिक्वायरमेंट होगी ना, पक्का है। तो इसको 2 चाहिए। ये सल्फर दूसरा सल्फर से जब जुड़ेगा तो उसके भी पास ऐसे 6 होगा, ये भी किसी से 2 लेगा ना, फिर इधर से भी कोई सल्फर आएगा 2 लेगा। इस तरह से करते करते जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर देखेंगे आप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक। यही होता है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आप जब भी इसका करेंगे आपके सामने में इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आएगी। थोड़ी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखिता, बहुरूपिता। जैसे अगर कहा जाए कि आपके सामने कोई आदमी खड़ा है, वो कहे कि मैं बड़ा वर्सेटाइल हूं, तो मतलब वो हर फील्ड की नॉलेज रखता है, उसको वर्सेटाइल कहते हैं। तो कार्बन के अंदर में भी ऐसा कुछ होता है। तो देखिए क्या होता है, इसकी सबसे यूनिक एबिलिटी क्या होती है, वो ये होती है कि कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये तो सिंपल है कि भाई कैटेनेशन को फॉलो करता है। तो कार्बन जब ऐसे होता है, सपोज हमारे सामने कार्बन जब ऐसे दिखता है, तो ये कार्बन क्या करता है, अब देखिए आपको
मीथेन, इथेन, प्रोपेन आगे जाकर के हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जब एन ग्रुप को पढ़ेंगे हम लोग, अल्केन को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग इसको सीखेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए कार्बन का कुछ ऐसा नेचर होता है। आप क्या देख पा रहे हैं, ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कार्बन से कार्बन बढ़ा, फिर कार्बन बढ़ा, फिर कार्बन बढ़ा। अच्छा ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे कि बेटा ये जो प्रॉपर्टी इसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे कैटेनेशन। क्या कहोगे, क्या कहोगे, कैटेनेशन। ये वर्ड याद रखिएगा। द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। इस लाइन को आप माइंड में सेट कर लीजिए। द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स टू मेक बॉन्ड विद अदर कार्बन मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, बिगर कंपाउंड। आपके सामने में जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। आगे कह रहा है दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम आर अरेंज इन रिंग्स। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि या तो स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? ब्रांच हो सकता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जैसे अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो वो अंगूठी जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, तो वो भी इसी की प्रॉपर्टी है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच, क्लोज चेन, सब कुछ इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। तो चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक्ड विद सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीनों तरह के केसेस में आपको दिखा रहा हूं कैसे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इथेन लिखो, क्या लिखो? अभी वो फॉर्मूला आएगा बाद में, लेकिन आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। एक्चुअली एक ग्रुप होता है जिसका नाम है अल्केन, दूसरा ग्रुप होता है अल्कीन और तीसरा ग्रुप होता है अल्काइन। ये तीन ग्रुप जो होते हैं अपने आप में कार्बन के तीनों प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए काफी होते हैं। जहां पे पहला वाला आपका जो होता है वो कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे अल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड को। यानी कुल मिलाकर के अगर इस लाइन को सरल भाषा में समझना हो तो इथेन, इथीन और इथाइन लिख करके देखिए। जहां पे ये फॉर्मूला यूज करता है CnH2n+2। अब ये n का मतलब यहां पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या नंबर है? कार्बन एटम। तो किसी ने कहा कि बेटा इथेन लिखो, तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हम लोग एक बार फिर इसको आगे पढ़ लेंगे हल्की सी बेस। इथ का मतलब दो कार्बन एटम। यहाँ पे ये सारी चीज को उठा करके लाइए, C×2 + H×2 2 + 2। तो टोटल आप देखेंगे C2 2 2 जा 4 + 6 यानी 2 6 C2H6। अब इसको अगर आप स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। दो कार्बन है, 1 2 1 2 3 4 5 6। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आकर के इसको घेर लेंगे। यहाँ पे सब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जो जुड़े हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो यानी कि इसने अल्केन को रिप्रेजेंट किया। अगर यही अल्कीन होता तो ये जो +2 है वो मामला ही खत्म हो जाता और इसका नया फॉर्मूला बनता CnH2n। अर्थात अब देखिए क्या होता है, यहां पर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है अब वो फॉर्मूला बदल जाता C×2 + H×2 2। दिस मीन्स C2H4। अब बच्चों इस स्ट्रक्चर में अगर हमें सिर्फ हाइड्रोजन 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसमें एक डबल बॉन्ड कर देंगे पहले। अब जैसे डबल बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पे गुंजाइश खत्म हो जाएगी इसको रखने की, यानी कि ये इस रूप में आ जाएगा, ऐसे ऐसे। आप काउंट करके देखिए तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 2 3 एंड अगेन 4। ये आपका रिप्रेजेंट कर दिया किसको? इथीन को। किसको? सिर्फ हमने क्या किया, कार्बन में एक बॉन्ड बढ़ाया, ऑटोमेटिकली हमारे दो हाइड्रोजन दोनों साइड से कम हुआ क्योंकि कार्बन कार्बन में लिंकिंग थी। अच्छा अब हम इस फॉर्मूले के तीसरे पड़ाव पे जाते हैं।
और अब हम लोग इस फॉर्मूले को देखेंगे, यानी कि CnH2n-2, यानी कि कुल मिलाकर के अब जो पहले था, अब कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल बराबर दिखेगा। यानी कि यहां पे बात हो रही थी इथीन की, तो C/2 प्लस H/2 × 2 - 2, यानी कि C2 2 2 जा 4 4 - 2, यानी कि H2। अब C2H2 आखिरी बार आपके सामने जो दिखा वो इथाइन है। इथेन देखा आपने, इथीन देखा आपने और इथाइन देखा। मैं इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फिलहाल बच्चों की ऐसी डिमांड होती है कि सर कुछ हो चाहे जाए, फल्ला चैनल में 50 मिनट में चैप्टर खत्म हुआ है तो हमें 45 मिनट में करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ खत्म होता कैसे है, लेकिन आप पहले इसमें से सीखते कितना है वो बड़ी बात होगी। तो खैर, तो अब ये आपके सामने इथाइन आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को फिर से मिटा दीजिए। अब आपके पास कार्बन तो 2 ही है और हाइड्रोजन 2 है, तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, 2 बॉन्ड और बढ़ा देंगे। कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड। आपको पता है ना काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 1 4। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो। अब ये कार्बन इससे भी नहीं कहते, इसके पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, एक इधर लगा दो। क्या जो मैं बता रहा हूँ समझ में आया आपको? सब लोग देख लिए? यानी कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 करने के लिए हमने इसमें 3 बॉन्ड। तो जो लाइन एनसीईआरटी में हमें बताई गई, हम उस लाइन पे पूरी तरह से हम उस चीज को समझ गए कि किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब फ्रेंड्स एक चीज और आप जानिए, कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सीधे तौर पे सिंगल बॉन्ड आता है जो आसानी से किसी भी सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व होता है। सही है, बात समझ रहे हैं ना? घुलनशीलता के आधार पर, जिसको ब्रोकन करना बड़ा टफ ना हो। अब किसी ने पूछा कि अल्केन को तोड़ना आसान है कि अल्कीन को तोड़ना आसान है कि अल्काइन को तोड़ना आसान है? क्या आपको लग रहा है? अल्काइन को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का फर्क आप इससे समझिए। अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो आप कहेंगे कि आखिर कार्बन की वो क्या मजबूरी थी कि सारे के सारे हाइड्रोजन भाग गए, अब उसको अपने ही से और उधार लेना पड़ रहा है। अब इसको हम जनरल लाइफ से तुलना करें, मैं हूं और मुझे चारों ओर से अलग अलग लोगों का सपोर्ट है। एक तो ये कैरेक्टर हो गया, और मैं ही हूं और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे पास खाली अपने परिवार के कुछ लोग हैं, चारों जहां से देखूं बस परिवार ही दिखे। तो इसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से समझा जा सकता है। सैचुरेटेड वो बंदा है जो सामाजिक है, सबको मौका दे रहा है, सबसे जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग। व्हेयरएज अनसैचुरेटेड इज वीकर बिकॉज उसके कंपेनियंस जो थे उससे दूर हो गए और उसको अपने वाले से ही ज्यादा 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 उधार लेना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे आपका एक वर्ड यहां पर आ गया सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि कह रहा है कि जब सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहां पे देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bond between the carbon atom are called saturated। यानी कि जो हम लोगों ने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा इथेन का, उसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था। तो बच्चों जहां भी आपको कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखेगा, सिंपली आप समझ सकते हैं कि वहां पे वो सैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे हमारे सामने वो दिख रहा है। Whereas डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon. Silicon forms compounds with hydrogen which have chain up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. कुल मिलाकर के यहाँ पे कहता है कि दूसरा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस तरह की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी इस हद तक दिखाता है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी इस हद तक दिखाता है, फिर भी इस तरह की प्रॉपर्टी कुछ हद तक सिलिकॉन में देखी गई है कि सिलिकॉन भी कंपाउंड को फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ, और इसके बीच चेन जो होते हैं वो लगभग 7-8 एटम तक जाते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। Whereas कार्बन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विथ मेनी कार्बन एटम लिंक्ड टू ईच अदर। यानी कि पृथ्वी पर मैक्सिमम चीजें कार्बन के कंपाउंड के तौर पे देखी जाती हैं और वो काफी स्टेबल होती हैं, ये इसके नेचर के ही वजह से। यानी सिंपल हम कहें कि हमारे ही नेचर का कोई दूसरा भी व्यक्ति है जो बच्चों के बीच में ऐसे ही रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम मालूम पड़ता है कि वो बंदा जो है उन बच्चों के बीच में उतना पॉपुलर इसलिए नहीं है कि वो बीच बीच में बच्चों को उड़ उड़ के मार देता है।
क्या समझे? मतलब कहीं से आए, ईटा पत्थर पोडियम वोडियम मार दिया, जैसे कि आपको पता है एक चैनल है ना अड्डा 24/7, जैसे हम नाम ले रहे हैं, उसमें टीचर को आप देखते हैं बम मार देते हैं बच्चों पे। तो टीचर वो भी है, टीचर मैं भी हूँ। आप जैसे आप जितने सॉफ्ट नेचर के हैं, जितना आपका कूल नेचर है, आप लोगों से उतना ज़्यादा जुड़ते हैं। तो कार्बन को आप मिस्टर धोनी की तरह मिस्टर कूल कह सकते हैं। इसके कंपाउंड इसीलिए ज़्यादा हैं, ये बड़ा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और स्टेबल कंपाउंड जो भी बनाता है लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर है कार्बन की एक नेचर है बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करने की, जिसकी वजह से इसके मेहमान इसको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। मोनोवैलेंट एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? हर वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, हर वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, वो क्या हो गया? मोनोवैलेंट। यदि मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट। और मैं पूछूं ऑक्सीजन क्या है? डाइवैलेंट। क्या है? डाइवैलेंट। ऑक्सीजन के पास वैलेंसी 2 है तो वो डाइवैलेंट है। उसी प्रकार से कार्बन पूछूं कितना है तो आप कहेंगे सर टेट्रावैलेंट है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 दिखती है। ठीक है, तो ये वैलेंट और मोनो और डाई का मतलब सिंगल डबल ट्रिपल्स होता है। ये हम नोमेनक्लेचर में आराम से पढ़ लेंगे, बात की बात है। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements giving rise to compounds with specific property which depends upon the elements other than carbon present in the molecule। मतलब बहुत सारी चीजों से इसकी बॉन्डिंग बनती रहती है। Again, the bond that carbon forms with most elements are very strong, making this compound exceptionally stable. One reason for the formation of a strong bond by carbon is its small size, and this enables the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker। अर्थात इस मतलब को आप समझने की कोशिश करिए। अगेन द बॉन्ड्स मतलब फिर से वो बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स, जो कार्बन बनाता है, विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स यानी दूसरे एलिमेंट से, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब इसके बाद जो कार्बन फॉर्म करता है बॉन्ड को, वो जिस कार्बन जिसके भी साथ अलग एलिमेंट्स के साथ अगर बॉन्ड को फॉर्म करता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो होते हैं वो एक्सेप्शनली मतलब एकदम पर्याय रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं। One reason for the formation of strong bond by carbon is its small size। ये सबसे बड़ी चीज है, सिंपल सी चीज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू क्या कारण है कि जब कार्बन कोई कंपाउंड बनाता है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, ऐसा क्यों होता है? कहेंगे इट इज ड्यू टू इट्स साइज। क्या बोलेंगे हम लोग? क्योंकि उसकी साइज बड़ी स्मॉल है। अच्छा, बड़ी चीजें और छोटी चीजें, अब इसको भी हम दैनिक लाइफ से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़े उद्योगपति हों, उनके घर शादियां पड़ती है, आप वहां जाते हैं, मैम आप कार्ड मिलती है, आप खाना खाने जाते हैं, तो आतिथ्यता जो आपको मिलती है, जो हॉस्पिटैलिटी उनकी मिलती है, वो अपेक्षाकृत किसी गरीब के घर आप जाते हैं तो आपको भिन्न लगता है, क्योंकि वहां आप देखते हैं कि वहां पर सब घूम रहे हैं, नोबडी इज केयरिंग, सब कुछ लगा हुआ, खाओ पियो जाओ। लेकिन यहाँ मान लो उस गरीब की तरह उस कार्बन को मान लो जो बेहद छोटा आदमी है, लेकिन वो सोचता है कि जो मेरे पास आए मैं उसका ख्याल रखूं, मैं उसको आतिथ्य दूं, उसका स्वागत करूं, उसका सम्मान करूं। तो कार्बन की इस पर्टिकुलर सोच की वजह से जो लोग एक बार उससे जुड़ते हैं वो जुड़े रहते हैं। आप समझ रहे बात को? अच्छा, इसी पे क्वेश्चन बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, फिर हम उसको एसिडिक क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने बाद में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स में से हाइड्रोजन जो होते हैं वाटर के कांटेक्ट में आने पे H+ आयन रिलीज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो जाने ही नहीं देता है। गाना नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, वो वाला तो जाने नहीं देता है। तो जब तक वो जाएगा नहीं तब तक आयन रिलीज कैसे होगा? और जब आयन रिलीज नहीं होगा तो बच्चों आप समझ सकते हैं वो एसिडिक कैसे हो सकता है। समझिए बात को। तो देखिए मेरी हर पैराग्राफ में एक छोटी छोटी कहानी है, इसको ध्यान से देखेंगे आप सब समझ जाएंगे।
This enables the nucleus to hold to the shared pair of electrons strongly. इस वजह से चूंकि ये बड़ा छोटा सा है तो जो इलेक्ट्रॉन पाया ना, कुछ से कोनो इलेक्ट्रॉन आया, इसको भक्क से पकड़ लिया, उसको दम ऐसे कस के कहाँ जेबा, लाइक दैट। अब रीजन क्या है कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो उसके पास सेल्स भी तो बहुत ज्यादा है, ऑर्बिट्स बहुत ज्यादा है, तो वो जब किसी से रिलेशन बनाएगा तो उसकी न्यूक्लियस का साइज, उसके एटम का साइज बहुत बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस से उसका संपर्क कम होगा ना भाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही तो लेता देता है, बताइए हाँ या ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके घर के बाहर जो गार्ड खड़ा है वो ना देख रहा है कि आपके घर में किसकी एंट्री हो रही है, क्या आप देख रहे हो घर में से, क्या आपकी सीसीटीवी देख रही है, तो सीसीटीवी तो उसको पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो कोई आदमी, तो जो बाहर में होता है, सबसे बाहर में होता है, उसके जो सबसे नजदीकी होती है उसको सपोर्ट मिलता है। तो चूंकि कार्बन छोटा एटम, कार्बन क्या है, छोटा है, इसके सेल्स की संख्या ज्यादा नहीं है, तो छोटा सा एटम है, तो न्यूक्लियस से बड़ा करीब है। न्यूक्लियस से करीबी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जुड़ते हैं उसकी ऐसे पकड़ के गठिया के रख लेता है, जैसे पहले की औरत लोग साड़ी में पैसा गठियाती थी, नहीं छोड़ेंगे, ठीक, एकदम देसी में समझिए, ये हो गया। तो इस प्रकार से द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर, यानी कुल मिलाकर के आपसे कोई कहे बेटा यूरेनियम और बेटा HCl, यूरेनियम और HCl, बॉन्ड कौन ज्यादा अच्छा बनाएगा बेटा, यूरेनियम अगर किसी से बनाएगा तो ये बनाएगा, तो आप क्या बोलोगे, HCl। पूछिएगा क्यों, तो कहिएगा भाई जाहिर सी बात है, एक आदमी है जिसके पास करीब 100 औलादें हैं जैसे रावण के पास थी, और एक आदमी जिसके पास एक ही बेटा है, और आपसे पूछा जाए कौन अपने बच्चे का ज्यादा ख्याल रखेगा, तो आपको भी पता है कि जिसकी फैमिली साइज कम होगी। तो चूंकि बेचारे की साइज बड़ी कम है, ये अपने पड़ोसियों का बड़ा अच्छा ख्याल रख लेता है, तो ये एक इसकी वर्सेटैलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए, आधा तो इस वजह से भी आदमी नहीं पढ़ाता है, हाँ ये देखिए, the two characteristics features seen in carbon, that is tetravalency and catenation put together give rise to a large number of compounds। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है बच्चों कि what is the reason behind the carbon has many compounds, ये मेरा क्वेश्चन हो सकता है। एनसीईआरटी साहब ने अभी पूछा नहीं, मेरा क्वेश्चन हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है, इस लाइन को पढ़ के हो सकता है कि बच्चों बताओ क्या कारण है कि कार्बन के सबसे ज्यादा दोस्त है। तो आप बोलेंगे सर दो एबिलिटी तो है इसमें, एक कैटेनेशन वाली यहाँ देखिए और दूसरी टेट्रावैलेंसी। अब इसको हम ऐसे समझाते हैं, ये मैं खड़ा हूं और मैं मान लो कोई मॉल हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं मॉल हूं, और मेरे पास पहुंचने के रास्ते इधर से भी हैं, इधर से भी हैं, इधर से भी हैं और इधर से भी हैं, मतलब चारों ओर से मेरे पास रास्ते आने के लिए। और उसी शहर में एक मॉल है जहां पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और एक अच्छी सी मूवी लग गई भाई, टाइगर श्रॉफ की एकदम तगड़ी वाली है, 8 पैक ईटा पैक सब दिखाने वाली, हेलीकॉप्टर हाथ से नचा के फेंकने वाली। तो पिक्चर तो जनता को दोनों देखनी है, लेकिन जनता जब जाएगा तो अपने दिमाग में ख्याल करेगा अरे यार उसके यहाँ जाओगे ना तो जाम लग जाएगा, रास्ता इक्कट हो, इसके यहाँ जाओगे तो चौराहा है, कहीं से पहुंच जाओगे, कुछ से साइकिल लेके घुस जाओगे सीधे सिनेमा हॉल की सीट। तो ऐसी स्थिति में उस हॉल में पिक्चर के व्यूअर्स ज्यादा आएंगे, ठीक, तो कार्बन के पास ज्यादा आएंगे। अब थोड़ा सा आप लोग अपने स्टोन को कम करिए वरना लावा कंपनी केस कर देगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनी हैव द सेम non-carbon atom or a group of atom attached to different carbon chains, and these compounds were initially extracted from natural substance, and it was thought that these carbon compounds or organic compound could only be found within a living system, and that is it is postulated that a vital force was necessary for their synthesis। अब पहले के लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, उसी में अंदाज मारते थे, एक मारता था दूसरा का कहता था ड्रॉबैक, फिर वो आया तो कहा मेरिट्स, फिर तीसरा का ड्रॉबैक्स, फिर तीसरा का आज कहता ड्रॉबैक्स मेरिट्स, ये चलता रहता था। कोई कम पढ़ा लिखा था उसी में से, उसको अचानक से ख्याल आया कि यार मैं तो बता के रहूंगा कि असली चीज क्या है, तो बोला देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ो,
दिस कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। यही कारण है हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल। तो पहले क्या हुआ कि जितना भी कंपाउंड हम लोग बतिया रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, earlier the scientists or the persons who were studying about the organic chemistry, they were literally, they don't have the technical implements that time, so they were not able to study everything very properly। अर्थात उन लोगों के पास उतनी साधन नहीं थी बच्चों। तो साधन नहीं होने की वजह से स्टडी में उनको दिक्कतें आती थी, तो उनको जो समझ में आता था वही लॉ हो जाता था। आप समझ रहे हैं बात को? अंधे में काना राजा। तो उस समय जो जो बोल दिया उसको लोग मानते थे। तो अर्लियर क्या हुआ, लोगों ने जब इसके कंपाउंड्स को देखा, कहा भाई यार सबका सब तो नेचुरल है, दिख रहा है, चावल, गेहूं, दाल, साग, पालक, कहीं ना कहीं जो पढ़ रहे हैं, जो दिख रहा है, सब तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल कुछ है नहीं। अब इससे क्या हुआ, इट वॉज थॉट, लोगों ने सोचा दैट दिस कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फाउंड विद इन अ लिविंग सिस्टम, यानी कि इस लिविंग सिस्टम के अंतर्गत ही इसे बनाया जा सकता है, बाहर में इसका कोई उपाय नहीं है। That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis, यानी कि इसके लिए एक postulate किया गया है, एक संभावना है, एक भविष्यवाणी या जो कहिए उसको संभावनाएं बताई गई कि ये तभी होगा, इसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होगी, एक एसेंशियल फोर्स की जरूरत होगी। वाइटल का मतलब होता है आवश्यक, फोर्स का मतलब ऊर्जा, ताकत, जो भी है। तो फ्रेडरिच वॉलर disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide। बच्चों इस लाइन को अपने दिल, दिमाग, आत्मा में जिसे मन करे उसको एकदम पूरा एंटर कर लीजिएगा। इस लाइन को, स्पेशली इसका बहुत इंपैक्ट होगा आपके साथ। ये लाइन याद रखिएगा, यहां से वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये आप समझ लीजिए कि फ्रेडरिच वॉलर के लेकर के जो इन्होंने यूरिया बनाया था अमोनियम साइनाइड से, ये इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में इन्होंने इनऑर्गेनिक तरीके से जब उसको बनाया, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, तो ये उन लोगों के लिए एक थप्पड़ जैसा था जो ये कहते थे कि विद इन अ लिविंग सिस्टम ही ये सब कुछ हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे में वॉलर साहब की जो कंट्रीब्यूशन थी, हम उसको नकार नहीं सकते कि 1828 ईस्वी में जिस समय इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट की, इनके पास अमोनियम साइनाइड था जिससे इन्होंने यूरिया को प्रोड्यूस किया। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अमोनियम साइनाइड और यूरिया के अंदर में कार्बन की क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक? तो बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट साल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक। इसके बावजूद भी मेजोरिटी देखी जाती है, तो मेजोरिटी आपको पता है क्या है, नेचुरल है। अब कोई बकमिंस्टर फुलेरेंस की बात करता है, आप C60 की बात करते हैं, जो आपके बुक में वर्तमान में आपको वो दिया भी हुआ है एलोट्रॉप्स के रूप में, आप अभी नहीं जान रहे हैं, लगभग 8 एलोट्रॉप्स अब तक खोजे जा चुके हैं। कितने एलोट्रॉप्स? लेकिन चूंकि हमारी साइंस का सिस्टम ऐसा है कि उसको इंटीग्रेट होने में तब तक पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन मिल गए हैं। जैसे आप हर दिन न्यूज में सुनते होंगे, यूट्यूब कई चैनल बताते हैं कि दूसरी पृथ्वी मिल गई है, पृथ्वी पे कुछ लोग घूम रहे थे, नाश्ता पानी कर रहे थे, वहाँ पे एक प्लॉट रजिस्ट्री किए हैं। उसी प्रकार से हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ साइंटिस्ट कुछ ऐसी चीज़ खोज देते हैं कि एनसीईआरटी बैठ के कमेटी के साथ डिस्कस करता है कि इसको इंसर्ट करे कि ना करे, और इस चीज़ को देखते देखते आपके 10-20 साल निकल जाते हैं। फिर आपकी अगली पीढ़ी जानती है, अच्छा पापा ये पढ़े थे, पापा आप गलत पढ़े थे। फिर बड़ा दुख होता है कि अपने टाइम में हमको भी लगता था कि हम सही पढ़ रहे हैं। ये पिछले कई पीढ़ियों से ऐसा ही चला है। तो साइंस में बच्चों जरा सा डरने की बात नहीं है, 10-20 साल बाद पीरियोडिक टेबल भी थोड़ी सी और बदल जाएगी, है ना। लगातार रिसर्च जारी है, तो बदलाव को देख करके ये मत समझिएगा कि आपको सुमित सर ने गलत पढ़ाया था। सुमित सर क्या, सुमित सर को 20 साल पहले जो पढ़ाए थे तो वो भी लगता है गलत ही पढ़ाए थे। तो ये तो चेन है, केमिस्ट्री है ना, फुल ऑफ केमिस्ट्री है। नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका एक ओवरऑल आंकड़ा। अब देखिए आगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है। अब इसमें सिंपली एक चीज यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल कम टाइम में आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है, क्योंकि एन ग्रुप है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था
कि अल्केन ग्रुप सिंगल बॉन्ड से बना होता है तो वो सैचुरेटेड ग्रुप है, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बीच का फर्क सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड से मिल करके जो कंपाउंड्स हमारे सामने दिखते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो आपके सामने अगर इथेन रखा जाए तो सैचुरेटेड है, इथीन रखा जाए तो अनसैचुरेटेड है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी प्रकार से आप देखिए, या कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन व्हिच हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 इन सिमिलर मैनर? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं बना सकते हैं? अब तो हमको फंडा पता है कि कार्बन क्या करेगा, चेन बनाएगा। इसने कहा कि क्या बेटा इसी तरीके से तुम बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हैं? 1 2 3 3 कार्बन हमने बना दिया। आपने कहा 8 हाइड्रोजन लगाना, तो लगा देंगे इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका हाइड्रोजन। तो कहा कि क्या इसी तरीके से तुम बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने प्रोपेन का दे दिया गया, क्या आप उसको बना पाओगे? तो आपका जवाब होगा यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बना लेंगे। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 which is called ethene। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इथीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन गया, क्योंकि इथीन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ था? CnH2n। ओनली इन ग्रुप के लिए फॉर्मूला था CnH2n। इस वजह से उसके 2 हाइड्रोजन गए थे, क्योंकि पहले वाले में इन ग्रुप में सैचुरेटेड में हमने CnH2n+2 पढ़ा था, तो +2 गया तो हाइड्रोजन भी 2 गया, तो इसका भी हाइड्रोजन गया। तो कह रहा तो क्या बेटा इस तरह से क्या इसको आप बना पाओगे? तो क्यों नहीं। तब हम क्या करेंगे, जब डबल बॉन्डेड होगा तो 2 बॉन्ड इधर कर देंगे, काउंट करेंगे ना भाई, 1 2 3 4 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम बोलेंगे C2H4। ये कब बोलेंगे? जब ये अनसैचुरेटेड है। कब बोलेंगे? जब ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होगा तो कहीं कोई इशू नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो भी प्रश्न आएगा हम उसको बना सकते हैं, बस उसकी वैलेंसी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए, we see that one valency per carbon atom remains unsatisfied. This can be satisfied only if there is a double bond। मतलब वही हमारे कॉन्सेप्ट को ये लोग बता रहे हैं कि जब हम सिंगल बॉन्ड पे बनाएंगे, अब इनके हिसाब से देखो क्या था, आप कंफ्यूज कैसे हो सकते थे। एक बच्चा जिसको सिर्फ अल्केन का फॉर्मूला पता है, और उसको किसी ने कह दिया कि बाबू बताओ ये क्या है, कहेगा, इसको पढ़ के कहेगा ईथ, इसको देख के कहेगा ई का है रे, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो वो अज्ञानी है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हाइड्रोजन तभी रिड्यूस हुआ होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में साझेदारी बढ़ गई होगी। कार्बन ने कार्बन को एक और इलेक्ट्रॉन दिया होगा कि कोई बात नहीं, हाइड्रोजन तो गैर था, जाने दो, हम तुम्हारे अपने, हम तुमको और देते हैं ना, दोनों जुड़ के रहते हैं यार, साथ छोड़ने की क्या बात है। बॉन्डिंग और बढ़ा लेते हैं, बॉन्डिंग बढ़ी, दूसरे लोगों ने साथ छोड़ा, बेचारा हो गया अनसैचुरेटेड, लेकिन फिर भी अपनी स्टेबिलिटी की लड़ाई वो कंपाउंड लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। सही है ना? आप बात समझ रहे हैं ना? वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप को बचाए रखना था। ठीक, अब तो ये रहा आपका ये। अब इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए बच्चों, अगला आपका कह रहा है इथीन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें डबल बॉन्ड है, और ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब थोड़ा सा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, हम इंसान बनाते हैं तो वो भी अब क्या बताएं, डोरेमोन लगता है, तो खैर मेरी बात अलग है। फिलहाल केमिस्ट्री इस प्रकार से बच्चों इथाइन की जिक्र की गई, यानी कुल मिलाकर के इतनी स्लाइड में जब हम लोग यहाँ पे इस पेज में मौजूद हैं तो हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे हमारे सामने में ये रखा गया। अब ये देखिए टेबल है, और टेबल के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला दिया गया। हम ओवरऑल इन सारे फॉर्मूला को अंत एक फॉर्मूला से आपका कर सकते हैं कि बच्चों कुछ मत करो, सिर्फ इतना याद रखना कि आपका जो ये याद रखिएगा कि n कितना है बेटा। n अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी चीज का नाम कर लेंगे। n से क्या होता है? n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और कुल मिलाकर के कहा गया है कि अगर n = 1 है तो उसका प्रीफिक्स हम लिखते हैं मिथ। क्या लिखते हैं? ठीक है। अब ये n आपका अगर 2 हो जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं इथ। 3 होता है तो हम इसको लिखते हैं प्रॉप। 4 होता है तो हम लोग लिखते हैं इसको ब्यूट। 5 होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं पेंट। 6 होता है तो हम लोग लिखते हैं हेक्स।
उसी तरह से 7 होता है तो हम लोग लिखते हैं हेप्ट, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप काफी आगे तक चले जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रीफिक्स, यानी कि कहीं फॉर्मूला किसी ने लिख दिया C5H14, सॉरी 12, मान लीजिए 12 आ गया आपके सामने, C5H12, तो पहले तो आप कार्बन को काउंट करना। कार्बन को काउंट करोगे तो बोलोगे यार 5 के लिए तो सर ने बताया था पेंट, क्या बताया था पेंट। अब उस 5 कार्बन को सजा के देख लेना कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन को आप सजा लेना, और सबको सजाने के बाद उस पर हाइड्रोजन लगाने की गिनती शुरू करिएगा। 3 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 12 हो गया। अरे दादा, ये तो बहुत गजब करिश्मा हो गया कि हमने जो कार्बन को देखा, जब सरियाया, जब उसको सजाया, जब अरेंज किया। आधा तो ये सब मेरे वीडियो के दुश्मन है, खैर अब वो भी लोगों को पता चलना चाहिए ना, मतलब छाती पे बैठ करके सब मैगी खिला रहे हैं, ठीक, कोई मतलब नहीं है। कार्बन बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है। अब कार्बन को जब हमने सजाना शुरू किया तो किसी ने कहा नहीं 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 उसके 4 बेटे, नहीं नहीं 5 बेटे, 4 बेटे 5 बेटे, का एक काम करो पूरे खानदान को एक साथ ला दो, अब भी पता चल जाएगा कि 4 बेटा कि 5 बेटा। तो आपने जब किसी ने आपसे फॉर्मूला पूछा कि बाबू ये, अब आपको ये मालूम नहीं था, ये आपके लिए कुछ नहीं था, ठीक, ये खत्म, ये खत्म, आपको नहीं मालूम था। बोला कि बेटा इसका लिख दो, तो फटाक से नाम। तो नोमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से एज पर IUPAC एक यूनियन है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई। इसका मूल मकसद था कि हर एलिमेंट्स जो हमारे सामने में दिखते हैं वो पूरे विश्व के लिए एक समान हो। अब ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं गोल्ड और दूसरा बोले सोल्ड, कुछ ऐसा तो बोलो जो सबके लिए एक समान हो, ठीक। अब सोचिए कि वनडे कंपटीशन में प्रश्न पूछ रहा है कि जो वहां खड़ी है वो आपके माँ के बहन की बेटी है, आप उसके क्या है, तो आप बैठ करके रिश्तों का गणित लगाते हैं, लेकिन यहाँ गणित नहीं लगाना है, यहाँ बैठ के सिंपली देखना कि ये कार्बन सर ने कहा 5 है, ये कार्बन कितना कहा 5 है, तो हम 5 कार्बन को पहले अपने सामने में रख लेते हैं, देखते हैं इसके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं। जब हमने जोड़ना काउंट किया तो हमने देखा हाइड्रोजन 12 थे। तो 5 कार्बन का जब हमें फॉर्मूला पता है कि पेंट से शुरू करेंगे, तो अब बारी आएगी सफिक्स की। किसकी आएगी? सिंगल बॉन्ड विथ जितने भी कार्बन है उसको अगर चारों ओर से हाइड्रोजन पूरी तरह से अच्छे से घेर ले तो उसमें हम लोगों को लास्ट में लगाना चाहिए ANE। तो कुल मिलाकर के बच्चों पेंट आपने पहले ही लिखा था, इसमें डाल दीजिए ANE, और मेरी समझ से अब जो पर्दा यहां से हटेगा वहां पे आपको ये वाला दिखेगा, ये देखिए जादू C5H12 पेंटेन, इसमें कुछ नहीं था। कुल मिलाकर के नोमेनक्लेचर सिस्टम में सिर्फ 2 चीजें होंगी। आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ प्रीफिक्स सफिक्स IUPAC ने सेट कर दिया है। IUPAC कहती है कि बेटा जो हमने बता दिया, जैसे अल्डिहाइड है तो अल लगा दो, कीटोन है तो ओन लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में ओइक एसिड लगा दो। तो ये उसने पहले से नोमेनक्लेचर सेट कर रखा है। आप जब किसी एलिमेंट कंपाउंड को उसके सामने ले जाएंगे तो उसी रूप में ले जाके प्रस्तुत कर देंगे। तो ये आपका एक नेचुरल बिहेवियर होगा। ये एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि मैंने इस चैप्टर को आधा पढ़ा दिया तो इसमें कहीं कोई शक की बात आप मत रखिएगा। ये चैप्टर का लगभग आपका आधा हिस्सा हो चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे कार्बन कंपाउंड चैप्टर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप इस चैप्टर में जब ये चीजों को समझ जाते हैं जो आपके सामने दिख रहा है तो आप कहेंगे कि सर अब तो सब समझ गए। अब यहां पर आप देखिए आपके सामने में इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे कार्बन बढ़े, उनके बगल वाला हाइड्रोजन बढ़ा, और इस प्रकार से प्रीफिक्स और सफिक्स की मदद से हमने ये तय किया कि इसका नाम ये है। अब देखिए आगे की पेज पे चलते हैं। Let us take another example. Look at butane. If we make the carbon skeleton with carbon atoms, we see that 2 different element possibles. MI कंपनी वालों, वीडियो के दुश्मन, मतलब कुछ दिन पहले जब पहली बार कोविड का अटैक आया, बीच बीच में भी जरूरी है, कोविड का जब पहली बार अटैक आया तो ऑनलाइन स्टडी चालू हुई।
स्कूल तुरंत लग गए बच्चा पार्टी, हमारा है 10 बजे पिक्चर तरह रिलीज होने, खड़ा रहना मोबाइल में मुंह बाके। बच्चे बैठे थे मोबाइल के उस साइड से। अब नेटवर्क आपको पता ही, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, मोबाइल का नेटवर्क है 2 खूंटी 3 खूंटी 1 खूंटी 0 खूंटी। अब टीचर का पिक्चर फ्रीज हो गया तो बच्चे नाच लिए, बच्चे नाच लिए तो टीचर नाचने लगे, ये चलने लगा। और वे बेचारे दोनों परेशान। तो अभिभावकों ने सीबीएसई को पत्र लिखा कि क्या नाच चल रही है। टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चा स्क्रीन रोक करके अपना पबजी खेल रहा है, वो अपना पढ़ा रहे हैं, वो खाली बोलते हैं एम आई ऑडिबल। तो बहरे तो हमारे बच्चे हैं नहीं, सुन करके अपना गेम खेल के चल जाते हैं। बच्चे बगल में बैठ करके साउथ की मूवी देख रहे हैं, एक्शन का मजा ले रहे, कह रहे वाह सर वाह। अब टीचर खुश हैं कि टीचर पढ़ाई इतना अच्छा रहा कि टीचर कह रहा थैंक यू बेटा। वो बेटा पिक्चर देख करके उसको बोला वाह सर वाह। आप समझ नहीं रहे। ऑनलाइन में एक दोष ये भी है, अब यहाँ क्या है कि जब हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाने आते हैं तो सीधे हमारे सामने कंटेंट होता है और एक लिमिटेड तरीके से हम आपको बता सकते हैं। जब मैं वीडियो बनाने आता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा के आगे, मेरा जो नेचुरल स्वभाव है वो मैं उसके आगे भूल जाता हूँ कि मैं अपने रियल और वर्चुअल लाइफ के बीच का फर्क नहीं निकाल पाता हूँ। और उसके पीछे जरूरी भी है, when you are doing work you should be passionate that you should not see anything around you। जब आप अपना काम कर रहे हो तो सिर्फ अपना काम करो। अब इसमें आप लोग जब बीच में मोबाइल बजा दे रहे हैं, वीडियो कोई देखेगा तो कहेगा सर एडिट नहीं किया, तो अगर हमको इतना ही एडिट आता तो हम आईटी के टीचर होते ना, साइंस का है पढ़ाते। अब इसमें कोई कहेगा सर यहाँ से ट्रिम कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका बाल मुंह में घुस गया था, यहाँ पे आप काले लग रहे थे, यहाँ गोरे लग रहे थे, सर यहाँ जैकेट के पीछे का फटा हुआ चिप्पी दिख रहा था। तो रे भैया हम पढ़ा रहे हैं कि हम फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, यही कपड़वा रणवीर सिंह फाड़ के खड़ा हो जाएगा तो कहेगा लेटेस्ट है, हम ठीक ठाक पहनेंगे तो कहेंगे खराब है। तो पहला तो ये भी दिक्कत है, ऊपर से सबके माँ बाप और रिश्तेदार जो हैं जब हम वीडियो बनाएंगे तो सब लोग याद करेंगे, उसी बीच में सबका फोन आएगा, रिंग कहेंगे कि साइलेंट करके रखो, तो सब वाइब्रेट इतना करेंगे कि लगेगा कि फोन और कैमरा खुद गिर जाएगा। बड़ी दिक्कत है, ये सब दुश्मन है। तो ये देखिए आपके सामने बच्चों, देखिए अब ब्यूटेन को देखिए, अब ये क्या कर रहा है, 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स। अब मुझसे कोई कहा कि ये देखिए ये ईटा है, देखो क्या है, ईटा है, मार दे क्या सर पे, नहीं ना। अब इसने किसी ने हमसे कहा ये दोनों ईंटों को ध्यान से देखो बच्चों, कहा कि इसको कैसे कैसे सरिया सकते हैं। तो ऐसे देखो स्केलेटन हो गया, ऐसे 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 ऐसे, एक बार ऐसे, आप समझ नहीं रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये 2 कार्बन एटम है, इनसे कोई कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड हम कितने तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही लॉजिक है हमारी। तो वही चीज आपके सामने ये ब्यूटेन बता रहा है। ब्यूटेन में कह रहा है कि क्या है, कार्बन 4 है, सॉरी ईटा, ये कार्बन 4 है। तो देखिए अभी लग जाता है यार, बर्बाद हो जाते हैं रोड पे, ठीक। तो कार्बन के 4 एटम्स हैं, भूल गए थे वो फीलिंग, टीचर वाली फीलिंग। तो कार्बन यहाँ पर बच्चों 4 है। तो एक तो ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका आपके सामने ये हो गया रिप्रेजेंट करने का। कुल मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा हाउ मेनी पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ ब्यूटेन, और हाँ जो भी है आपके सामने, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देख लेना कार्बन को कितना नचा सकते हो, कहाँ कहाँ उसको ले जाके घुमा के किस पे किसको चढ़ा के रख सकते हो। जिस प्रकार से मेरे हाथ में ईटा था वैसे आप अपने हाथ में समझिएगा कि 5 कार्बन है। जितना उसका पॉसिबल आप डिजाइन बना सकते हैं वही उसका स्केलेटन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबल बता रहा है। अब 2 पॉसिबल बताने के पीछे का मकसद भी है कि यहाँ पे यही तरीका था। अब ये नहीं कि आप इसमें आप कुछ और डाल दोगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा ऐसे घुमा सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मीन्स कि अगर आप इसको, ये जो आप ऐसे लिखें तो आप ऐसे, ये जो आपका ये है, ये आप ऐसे 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 और ऐसे कर सकते हो। सेम चीज है, बात वही है, ये कर सकते, मतलब ये आपका तरीका हो सकता है, लेकिन ये कोई तरीका तो है नहीं। ऐसा लग रहा है कि लूडो में सांप सीढ़ी खेल रहे हैं हम लोग। खैर, तो अब ये हो गया फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गिव्स अस। अब देखिए कार्बन यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 4 8 to 10, ये क्या रिप्रेजेंट किया ब्यूटेन का फॉर्मूला। अब इसी को कह रहा है कि दूसरे स्ट्रक्चर में तब्दील करो। तो बच्चों यहाँ भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कार्बन को ऐसे देख लिए थे कि हम लोग कार्बन 4 है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो जाहिर सी बात है अब इसके साथ आपको हाइड्रोजन लगाना है 10, तो कैसे लगाओगे? सिंपल है, यहाँ पर तो आपका 3 लगेगा, लगा, यहाँ 1 लग गया आपका, क्यों? आपको समझ में 2 2 4, काम खत्म। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए इस जगह पे देखिए, एक इसके सर पे लगा दीजिए, एक इसके इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए। उसी प्रकार से एक यहाँ पे ऑलरेडी है, एक इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। 1 2 3 टोटल हाइड्रोजन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 10 हो गया, ये भी C4H10 और ये भी C4H10। तो ये आपको एक चीज बता रहा है कि हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का। ऐसा क्वेश्चन भी है, अभी आप देखिएगा आगे जाकर के पूछेगा कि इस फॉर्मूला का हम कितने पॉसिबल आइसोमर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको खुद ब खुद। आगे देखिए, we see that both these structure have the same formula C4H10। आपने देखा कि सबका दोनों का फॉर्मूला वही निकला। Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers। बच्चों इस लाइन को एक बार फिर मैं कहूंगा अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपकी इस बार लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं भी आपसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन की यूनिक एबिलिटी या वर्सेटाइल नेचर को, या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा एक्सप्लेन व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का मतलब बच्चों समझ लो, आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला सिस्टम, ठीक है। अब मैं हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं। अब मैं अपने बच्चों के साथ कैसे कैसे खड़ा हो सकता हूं, किसी भी तरह से खड़ा रहूं, हम एक परिवार ही रहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें वही बताता है, स्ट्रक्चर में आप चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब आप, आपका पूरा परिवार, चाहे आप लोग पंक्ति में खड़े हों, समूह में खड़े हों, एक कमरे में बैठे हों, कुल मिलाकर के आप उसे कहेंगे फैमिली ही। यानी कि ब्यूटेन को हम ऐसे रख दें जूडो कराटा की तरह घुस जाए उसको लेके कहीं भी, हर स्थिति में ब्यूटेन C4H10 ही रहेगा। सो इस तरह की चीजें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। रिमेंबर इट। नेक्स्ट, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हैज द फॉर्मूला C6H12 हैज द फॉलोइंग। अब मतलब कह रहा है कि स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन चेन के बीच में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनको रिंग के तौर पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है मजबूरी है, 4 ईटा से रिंग तो बनेगा नहीं, लेकिन 6 ईटे से रिंग बन जाएगा, क्योंकि संख्या बढ़ी कार्बन की तो डिजाइन में कुछ चेंजेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप जब इसको देख रहे हैं, आपके सामने में हेक्सेन दिया हुआ है, अब इसको आप देखेंगे तो ये आपको साइक्लिक वे में रिप्रेजेंट किया गया है। रीजन भी बड़ा सिंपल था, कार्बन इसमें ये रिंग लाइफ का स्ट्रक्चर ले चुका था। अब आपके सामने इसी सेम चीज को मैं अपनी तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। कह रहा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12 है, क्यों? तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर हेक्सेन तो बोल रहे हैं लेकिन बगल में एक साइकिल वर्ड जोड़ दिए, तो साइकिल जैसे बनेगा तो हाइड्रोजन को खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा, एकदम 100% खाएगा। कम करेगा ना उसको भाई, क्योंकि कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट कैसी होगी। अब आप यहां देखिए, अगर मैं ये कहूं ये है कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ बच्चों। अब जब इस 6 कार्बन पर आप अगर हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कितना आएगा आपको मालूम है? 14। कितना आएगा? 14। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं? 12। क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं हेक्सेन। आप बोलेंगे सर हम लोगों ने तो हेक्सेन को पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, तो सर यहां -2 कैसे हुआ? तो जवाब है साइक्लिक। क्या जवाब है? याद रखिएगा, साइक्लिक में। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है? हेक्सेन। क्या बोलोगे? हेक्सेन है। ये स्ट्रेट चेन है तो हेक्सेन है,
और अगर इसी को मैं घुमा के ऐसे एक इसका दूसरा आइसोमर के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा मैं सीधा हूं तो सुमित, हम मोड़ दिए तो सर्कुलर सुमित। बात समझिए, ऐसे मोड़ के अंगूठी जैसा लपेट दिए मैगी के छल्ले की तरह तो हम साइक्लो सुमित हो गए। तो ये बेचारा जब सीधा जा रहा था तो ये हेक्सेन था, लेकिन आपने क्या किया, इसको आइट के ऐसे मोड़ दिया। सीधा रॉड उसको आपने गोल किया, तो गोल करने से क्या अंतर है आपको भी पता है। जो एरिया उसने कवर किया था वो कम होगा कि नहीं होगा। एक लंबी सी रॉड है 2 मीटर की और उसको हमने सर्कुलर रॉड में कन्वर्ट किया, तो क्या वो 2 मीटर कवर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो सर्कुलर हो गई थी। यहाँ पे सर्कुलर हो गया, सर्कुलर हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गए तो खाली जगह था ना पहले, वो भर गया बीच में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कुछ इस तरह से हो गया। तो आप देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर सिंपली यहाँ देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए। अब इसके लिहाज से काउंट करिए, इसका भी 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए। फिर यहाँ काउंट करिएगा, ये देखिए 1 2 3 4, इसके लिए ये भी देखिए बराबर हो गया। इस तरह से आप जितने बुक आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, टेट्रावैलेंट ही है, लेकिन चूंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो 2 हाइड्रोजन इसमें से। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो ये कार्बन का स्केलेटन बनाया गया, इसको कार्बन स्केलेटन कहेंगे, और दूसरा ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, कुछ इस रूप में ये हमारे सामने आता है जब हम इसमें हाइड्रोजन को काउंट। तो हमने किया क्या, सिंपली आप देखिए कि आपको करना क्या था, इसमें 12 ही करना था ना। तो आपको क्या करना था कि 1 2 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5 और फिर यहाँ 6। तो आप सब में आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 6 कार्बन हो गए, बन गया ना अंगूठी जैसा। तो जब ये अंगूठी जैसा बन गया तो इसमें क्या होगा, अब हाइड्रोजन आप फिट करेंगे इसमें कैसे, देखिए 2 2 2 2 2 2, 6 कार्बन। चूंकि बेचारा दोनों तरफ से तो बॉन्ड से अड़सा हुआ है, फंसा हुआ है, उधर उसका बॉन्ड इधर से बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो उसका वैसे क्या, तो 2 ही हाइड्रोजन लेगा ना। तो 6 कार्बन when takes 2 हाइड्रोजन then what it becomes, C6H12, काम खत्म। सो इस तरह से आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चे कह रहे थे सर आप अपने नेचर के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा पाए। क्यों नहीं पढ़ा सकता, मैं नेचर क्या थोड़ा चाहता हूँ बच्चे पढ़ लें। और कुल मिलाकर के बच्चों अब देखिए एक और स्ट्रक्चर इसी से आपका जन्म लेता है। इस जगह पे आप इसको बेंजीन के रूप में देख रहे हैं। बेंजीन में आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन अब की बार भी 6 है, लेकिन नियम के मुताबिक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग इन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो 2 वैसे ही कम हो जाता है, हो गया। अब देखिए ये C6H6 क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन समझिए। चूंकि ये इन ग्रुप है, ये इन ग्रुप है आपका, तो इन ग्रुप सदैव आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, डबल बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड को। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने हैं, 6 है। और कार्बन के कार्बन के बीच में चूंकि एक साइक्लिक तौर पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया तो हम लोग डबल बॉन्ड पुट करेंगे ना। और दूसरे पे यहां देखिए एक, इसको छोड़ा फिर दूसरा, फिर इसको छोड़ा फिर दूसरा, डबल बॉन्ड आपने रिप्रेजेंट किया इसको। यही तरीका ही है इसका, इसको स्टेबल रखने का। और यहाँ पे आपने इसको सरलता में एक नाम दे दिया बेंजीन। तो अब आपसे कोई कहे कि बेटा हेक्सीन और बेंजीन में क्या फर्क है, क्या जवाब आपका होगा, स्ट्रेट हुआ तो, और अगर ऐसे हुआ तो। अब देखिए all these carbon compound which contain only 1 carbon and hydrogen are called, बचपन में बड़ी लात खाए थे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की, भुला जाते थे। तो लास्ट में टीचर जब जान गए कि मारते मारते इसको साफ कर देंगे तभी इसको याद नहीं होगा, तो उन्होंने एक लाइन बोला था कि बेटा अगर कुछ ना याद रहे तो बोल देना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोला था उन्होंने, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और अब जब जीवन में हम लोग शिक्षक के तौर पे आए और जब समझ बढ़ी, सीख बढ़ी, पढ़े लिखे, तो हमें लगा सही बात कहा था उन्होंने। प्रत्येक कार्बन के हाइड्रेट्स ही तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप समझ गए बात। अब इन्होंने कहा हाइड्रोकार्बन,
तो मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं जतिन, ललित, शंकर, एहसान, लॉय, अब बीच में उसी में कोई घुस गया गंगाधर, तो जोड़ी बिगड़ नहीं जाएगी। जिससे आप कोई पिक्चर देखते हैं तो कहते हैं जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर हैं, या शंकर, एहसान, लॉय है, बीच में कोई उसी में आ गया सरिता, तो तिकड़ी बिगड़ गई। तो उस तरह से जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई ना हो, दोनों एंजॉय कर रहे हो, तीसरा कोई आप मारे एक चपेड़ा भाग, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर रहेगा? देखिए कुछ रिकॉल करते हैं यहां तक में। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कार्बन की यूनिक एबिलिटी। फर्स्ट कार्बन की यूनिक एबिलिटी हमने पढ़ी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? बॉन्डिंग पढ़ा उसका। तीसरा हमने क्या पढ़ा? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। चौथा हमने क्या पढ़ा? उससे बीच में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। पढ़ा ना हमने? उस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ गए उस पड़ाव पे जहां पे हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं अमॉन्ग दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। यानी कि एक बच्चों ये लाइन अपने माइंड में सेव कर लीजिए। अगर कभी आपसे सिर्फ इतना पूछ दे कि बेटा व्हाट इज अल्केन, तो बोलिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। नेक्स्ट, the unsaturated hydrocarbon which contain one or more double bond are called alkenes। और यदि ट्रिपल बॉन्ड कैरी करे तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को मिलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का भी खिताब कि आपके जरूरी हो सकता है आपके जीवन में कि कभी आपको कोई रिकॉल कर दे, पूछ दे बेटा एक बॉन्ड तो क्या, दो बॉन्ड तो क्या, जब कार्बन ने एक हाथ से पकड़ा तो क्या, जब दोनों हाथ से पकड़ा तो क्या, और जब एक पड़ोसी का और हाथ लेकर के तीनों तरफ से चाप दिया तो क्या। तो ये तीनों का नाम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। आई मीन टू से दैट मेरे बोलने के स्टाइल में दो चीजें हैं जहां पर मैं आपको जब इंग्लिश में बोलने का प्रयास कर रहा हूं या जितनी मुझे आती है मैं अगर आपके सामने रखता हूं तो मैं आई फील दैट कि समवेयर आई एम बीइंग समथिंग स्ट्रेंजर, लाइक आई फील दैट आई एम not having the proper expression to represent myself in front of the camera. Well, because I'm an Indian, truly Indian, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ये होती है कि हम अपनी बात को, अपनी भाषा हम सबसे बेहतरीन तरीके से रखते हैं। ये कतई जरूरी नहीं है कि what I'm teaching you it should be in English or Hindi. It should be touching your mind, it should be touching your brain, it should be touching your heart. जब तक आप दिल दिमाग पर मेरी बात को एक छाप नहीं ले पा रहे तब तक उस पढ़ाने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हमारी भाषा भोजपुरी हो, मैथिली हो, अवधी हो या फिर हिंदी या इंग्लिश, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिन चीज़ों पर हमने टिक किया है आप रिकॉल करके पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसकी झलक जरूर मिलेगी कि सर यहाँ उन्होंने अपना मार्कर मारा था। और आपको भी पता और हमें भी पता है कि एनसीईआरटी के बुक को जो लाइन बाय लाइन पढ़ता है वो अपने आप में उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। आपको पता होगा क्योंकि सब पढ़ नहीं पाते ना एग्जैक्टली, इसी के लिए तो लोग साइड बुक या हेल्पिंग बुक लेते हैं जो इसको इसके मतलब को निकाल नहीं पाते। तो खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। विल यू बी माई फ्रेंड, व्हाई नॉट। तब से कर क्या रहे हैं? Carbon seems to be very friendly element. So far we have been looking at the compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also forms bonds with other elements such as halogens, oxygens, nitrogen, silver. So कहने का मतलब है will you be my friend लाइन से इनका तात्पर्य ये था कि कार्बन पूछ रहा कि अब बताओ बेटा तुम भी हमको तब से पढ़ रहे हो, क्या तुम भी मेरे दोस्त बनोगे? अब चलो तुम्हें बताते हैं अपनी डिटेल में। कुछ बात ये थी कि अब तक आपने हमें सिर्फ इस तरह से देखा कि हम हाइड्रोकार्बन थे। जब से आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तब से आपके दिमाग में सिर्फ हाइड्रोकार्बन 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 चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर में अभी तक ये बात नहीं आई कि हाइड्रोकार्बन के अलावा भी मेरे कई प्रारूप हैं और उन प्रारूपों को हम क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे आप देखिए, जब ये हाइड्रोजन छोड़ करके कुछ और चीज से जुड़ा, क्लोरीन ब्रोमीन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, इस प्रकार से ये अलग अलग चीजों से जब जुड़ा तो इसको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है यूं कहें। अब जैसे अभी हम आपके सामने बोले कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब हम सबकी बात करें तो कहीं पे आपको हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, कहीं प्योरली ऑक्सीजन है, तो ये अलग अलग चीजों के साथ बनाया तो वर्सेटाइल नेचर था ही।
पहले से ही इसकी मेहमान नवाजी अच्छी थी। इट वॉज वेरी मच कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग its nature with different elements to make different compounds which are very stable. So there was no any problem with carbon. ये कहीं ना कहीं कार्बन प्रत्येक चीजों से बहुत जुड़ करके रहता था और इस प्रकार से इसने अन्य चीजों को भी अलाउ किया। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब चूंकि यहाँ से हम लोग एक अलग सीरीज की तरफ चलते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपके सामने इस बात को रखूंगा कि इसकी अगली पार्ट में पिछली पार्ट को रिकॉल करते हुए अगली पार्ट को जब हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं इंटीग्रेट करूंगा अगली वीडियो से। तब तक के लिए आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।